इंडी गठबंधन के इरादों को कभी नहीं लगेंगे पंख। यूपी में तो योगी के सामने विपक्षियों की एक नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में तो विरोधियों की दाल नहीं गलेगी। योगी के यूपी में तो बस बीजेपी ही बीजेपी दिखेगी। मोदी विरोध में इंडिया अलायंस तो बना लिया गया, लेकिन अगर इसके बल पर मोदी को सत्ता से हटाने का सपना विरोधी देख रहे हैं तो फिर अभी ही मान लीजिए कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर बीजेपी का दबदबा है और योगी ने यहाँ की सत्ता पर अपनी ऐसी धाक कायम की है कि अभी हाल फिलहाल तो इन्हें यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। सबूत भी सबके सामने ही है। पिछले कुछ चुनावों के परिणाम ही बता रहे हैं कि योगी के यूपी में तो इंडी गठबंधन के किसी भी दल की दाल नहीं गलने वाली है और वो दल जो इस इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन है बीजेपी विरोधी ही, उनकी भी एक नहीं चलने वाली है। यूपी में बीजेपी का दम देखिए। लोकसभा चुनाव 2014 बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। 42% वोट शेयर पर उस वक्त बीजेपी का कब्जा था। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी। लोकसभा चुनाव 2019 बसपा सपा आरएलडी ने साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर दी थी। बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी। वोट शेयर में हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई थी। अब बारी है 2024 के चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने उन सीटों की पहचान कर ली है जिन पर बीजेपी को हार मिली थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उन पर विशेष ध्यान देकर पार्टी ने राज्य में और 20 लाख मतदाता जोड़े हैं। पार्टी इन हारी हुई सीटों पर ही पहले उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है। बीजेपी की यही रणनीति पिछले 3 जीते हुए राज्यों में काम की थी, तो यूपी के लिए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यही रणनीति अपनाने जा रही है और इस बार तो राम मंदिर के नाम पर बीजेपी इस राज्य की पूरी 80 सीटें निकालने का लक्ष्य तय कर चुकी है। 22 जनवरी को होने वाला राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जादू की छड़ी मानी जा रही है, जिसे बीजेपी ने घुमा दिया तो यूं झट से 80 की 80 सीटें उसकी झोली में गिर जाएंगी और विपक्षी हाथ मलते रह जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को वैसे भी राम मंदिर के उद्घाटन के उत्साह को बनाए रखने का काम आलाकमान की तरफ से दे दिया गया है और जो प्रदेश के छोटे दल हैं सुभाषपा जैसे, उन्होंने भी इस बार बीजेपी के साथ जाने का ही जैसे मन बना लिया है। लेकिन इसी बीच में इंडी गठबंधन का हाल जानना भी तो जरूरी है। इसके लिए बीएसपी जैसे वो दल जो ना एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडी गठबंधन का, उन दलों की लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी तो समझनी है। तो चलिए पहले इंडी ब्लॉक के सीट बंटवारे को समझते हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और वो क्योंकि खुद को यूपी की प्रमुख पार्टी मानती है तो यूपी का नेतृत्व इन लोकसभा चुनाव में वो ही करना चाहती है। हालांकि इसे सपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव की प्रैक्टिस के तौर पर भी देखा जा सकता है। बसपा के मतदाताओं के बीच भी सपा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सामाजिक समानता, जातिगत जनगणना और बेरोजगारी पार्टी के अभियान का मुख्य हिस्सा है। साल 2004 में 35 और 2009 में 23 लोकसभा सीटें जीतने वाली सपा ने अपने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बस 5-5 सीटें जीती हैं। आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव भी सपा बीजेपी से हार गई है। ऐसे में सपा के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस वो पार्टी है जो देश भर में देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का टैग लेकर घूमती है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल में उसकी हालत क्या कर दी है वो किसी से भी छिपी नहीं है। यूपी वो राज्य है जहां नेहरू गांधी परिवार की जड़ें मानी जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में तो पार्टी के 2 प्रमुख गढ़ों में से भी एक गढ़ बीजेपी के पास चला गया। सिर्फ सोनिया गांधी की रायबरेली सीट बच पाई, नहीं तो राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी को हार ही दिया। अब पार्टी अल्पसंख्यकों के समर्थन का दावा करती है और रणनीतिक रूप से 40% दलित मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मतदाताओं के बीच में कांग्रेस को खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करना, वो भी बीजेपी के सामने एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस की उपस्थिति लगभग खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि मोदी नेतृत्व वाली बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस क्या करती है। आरएलडी
आरएलडी का नेतृत्व जयंत चौधरी के हाथ में है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन कर 33 में से 8 सीटें निकाली थी। वैसे तो ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन पार्टी की स्थिति के मुताबिक अच्छी बढ़त मान सकते हैं। अब पार्टी का लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में खाता खोलना तो होगा ही, आरएलडी का लक्ष्य स्टेट पार्टी के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने का भी होगा। हालांकि इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए जयंत चौधरी को अपने जाट समुदाय के वोटों को हासिल करना होगा। अब बात करते हैं उस पार्टी की जो यूपी की मुख्य पार्टी कही जा सकती है, लेकिन न एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडी अलायंस का, बहुजन समाज पार्टी। मायावती की पार्टी ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडी अलायंस के साथ बीएसपी का कुछ लेना देना है, लेकिन ऐसे में बीएसपी के लिए खुद को लुप्त होने से बचाना एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि अनुसूचित जाति के मतदाता बसपा का मुख्य आधार बने हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही एमबीसी जातियों के लिए तंज कसा जाता है। पार्टी के ज्यादातर चेहरे जो अपनी जाति खासकर एमबीसी के बीच लोकप्रिय हैं, पहले ही बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि मायावती का आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने का फैसला स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों को लुभाना ही है, लेकिन उनकी ये रणनीति चुनाव में कितनी काम करेगी ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अब आपको तय करना है कि आपके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट किसके फेवर में आना है। आखिर ऐसी कौन सी पार्टी है या कौन सा दल है या कौन सा गठबंधन है जो इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से ही परिपक्व है। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।